चलो आंसर्स। क्वेश्चन 39। हाँ 39 के आंसर, पहले का P, दूसरे का RS, तीसरे का QT, चौथे का PR। आ गए ये? साउंड इज ट्रेवलिंग इन ट्यूब, ग्राफ ऑफ एक्सिस प्रेशर वेरिएशन वर्सेस, तो प्रेशर ग्राफ गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर सोचना है तो हम इसके करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कॉस का बनेगा। तो या तो आप ऐसे देखें P इज इक्वल टू माइनस डेल एस बाय डेल एक्स, साइन है तो ये माइनस कॉस है। क्लियर? तो इसको माइनस कॉस सोचो तो माइनस कॉस ये होता, सोच पा रहे हो? और माइनस कॉस के रिस्पेक्ट में साइन बना दो, ये फील आया? ये था हमारा फॉर्मूला। मैं कैसे सोच रहा हूं, एस अगर साइन है तो इसका डेरिवेटिव का नेगेटिव प्रेशर माइनस कॉस है, तो प्रेशर माइनस कॉस होता अगर हम यहां से लेते, तो यहीं से हमें प्लस साइन बनाना है। ठीक, तो ये है डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो इनका P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है, R पॉइंट ये है, S और T यहां है, T पॉइंट ये है। ठीक है, T पॉइंट ये, R ये, R T Q R S है बीच में, है ना, R Q P। चलो, और अब वेलोसिटीज देखें, और वेलोसिटी के लिए हमने बात की थी टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो राइट के लिए जो आपका अप आंसर आए उसको राइट बना दो, जो डाउन आए उसको लेफ्ट बना दो। क्लियर? तो ये वाला वेव इधर जा रही है तो अप आता मतलब राइट, Q वाला पॉइंट इधर है रेस्ट पे, R वाला ये है, डाउन आता मतलब लेफ्ट, S वाला डाउन आता मतलब लेफ्ट, T वाला रेस्ट पे। क्लियर? याद आ गया? वैसे भी ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये वाला पार्टिकल दाएं तरफ, अब किसमें, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन में यहां चेक करता हूं, तो इस वाले पार्टिकल और इस वाले पार्टिकल पे देखें, ये अपने पॉजिटिव साइड शिफ्टेड है, ये अपने नेगेटिव साइड शिफ्टेड है, तो ये वाला हिस्सा दबा हुआ है। तो देखो इस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर है, तो आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते थे। याद आया कि डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसा है एस और एक्स का, तो आप सोचो कि ये वाला पॉइंट, ये वाला अपनी पोजीशन से दाएं तरफ है, यहां है, ये वाला पॉइंट अपनी पोजीशन से बाएं तरफ है, जा रहे नहीं है कहां पे, तो ये इधर है, ये इधर है, तो ये वाला सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड पार्ट है। क्लियर? और ये निकालते समय हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि वेव इधर जा रही है कि वेव इधर जा रही है, कि वेव ट्रैवलिंग है कि वेव स्टैंडिंग है। क्या कहा मैंने? एस का ये स्नैपशॉट दे दिया, एस और एक्स का, तो सिर्फ हम इसी की मदद से बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट प्रेशर मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट प्रेशर मिनिमम है। ठीक? या आप मैथमेटिकली डेल एक्स बनाओ, इसका डेरिवेटिव बनाओ, नेगेटिव कर दो, अपने आप आपको प्रेशर का ग्राफ मिल जाएगा। तो आंसर सही है जो दिए, देख लो, सही है ना? तुम लोग करे नहीं करे? चलो 40, क्वेश्चन नंबर 40 शोन इन कॉलम 2, डिस्प्लेसमेंट एंड मीन पोजीशन एट, ओके मेरे पास आंसर के भी, एक आंसर PQ, दूसरे का RS, तीसरे का T, चौथे का PST। हां, फिर से वही कि अगर ये ट्रैवलिंग वेव होती
वेव होती, तो ये वाले पार्टिकल सब ऊपर जाते, ये वाले पार्टिकल नीचे जाते, ऊपर जाते ऐसे। लेकिन हमारे हिसाब से ये कौन सी है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे। तो ये ट्रैवलिंग वेव का फोटो ऐसा बनता। स्टैंड और स्टैंडिंग वेव में ये ट्रांसवर्स स्टैंडिंग है, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग, नॉट एट एक्सट्रीम पोजीशन में मान रहा हूं, एट एक्सट्रीम, अदरवाइज सभी रेस्ट पे होंगे। और इसमें ये अगर ऐसे है तो इसमें सभी नीचे मतलब सभी लेफ्ट, और कैसे, सभी ऊपर मतलब सभी राइट। झिलाए ये ट्रैवलिंग थी, तो ये वाला ट्रांसवर्स स्टैंडिंग, सॉरी ट्रैवलिंग लॉन्गिट्यूडनल। ट्रैवलिंग ट्रांसवर्स बनाओ, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्ट मिल जाएगा। ट्रैवलिंग सॉरी ट्रांसवर्स स्टैंडिंग बनाओ, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग मिल जाएगा। डाउन मतलब लेफ्ट, अप मतलब राइट। ठीक, तो देख लो इसमें सबका डायरेक्शन सेम है, तो राइट वाला स्टैंडिंग वेव है, पी भी स्टैंडिंग वेव है, क्यू भी स्टैंडिंग वेव है, तो आगरा का आंसर आ गया पी क्यू। बाकी आर एस टी में डायरेक्शन बदल रही है, तो आर हमारी ट्रैवलिंग वेव है राइट में, ट्रांसवर्स ट्रैवलिंग वेव राइट, आर। और कौन सा आ गया इसका आंसर, और ये तो लिखा ही नहीं, तो आर है तो आंसर एस भी होगा। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल लेफ्ट राइट वाले लॉन्गिट्यूडनल है, तो पी एस टी बिल्कुल सही है सभी आंसर। चलो अब आ जाओ 41। द ग्राफ शोज स्टैंडिंग वेव T1 T2। पहले का आंसर पी क्यू, दूसरे का पी एस, तीसरे का पी आर। बताना है, सभी नीचे आ रहे हैं तो सभी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, क्योंकि यहां से सब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, बिकॉज ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, इसीलिए P सबके लिए आया। ठीक है, एनर्जी किस तरफ फ्लो कर रही है वो आप टेंशन से और स्पीड से निकालो, वेलोसिटी की डायरेक्शन से। ठीक है, तो यहां टू राइट है, यहां राइट टू लेफ्ट है, बीच में जीरो है। 42 भी दिया था। चलो 42 का आंसर पी क्यू आर एस पी एस क्यू आर। 42 एक और दिया था शायद, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर चलो नेक्स्ट डिस्कशन, स्पीड ऑफ वेव। ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में, तो इसका आंसर है √T/μ। ट्रांसवर्स वेव इन रॉड, ट्रांसवर्स तो रिजिडिटी, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर या लिक्विड, तो ये है √B/ρ इन रॉड, Y/ρ। देखो रॉड में लॉन्गिट्यूडनल में यूज हो रहा है, और सोचो कि जब इस तरह के डिस्टरबेंस जाएंगे तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनेगा,
तो लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल मॉड्यूलस यूज हो रहा है अपॉन डेंसिटी। और जब शेयर की बात ऐसे करेंगे तो डिफॉर्मेशन शेयर वाले आएंगे, लेंथ के परपेंडिकुलर वाले डिफॉर्मेशन आएंगे, तो यहां शेयर मॉड्यूलस यूज होगा, ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अपॉन डेंसिटी। स्ट्रिंग में √T/μ, एयर लिक्विड में ये, एयर के केस में हम γ/RT/m भी लिख सकते हैं, या बल्क मॉड्यूलस प्रोसेस का फंक्शन है, वैसे हम एडियाबेटिक मानते हैं, और फॉर एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस इज γ/P। ठीक है, आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉड्यूलस P था, वही न्यूटन करेक्शन वाला केस है, तो एडियाबेटिक मानेंगे हम तो γ/P। मेरे ख्याल से याद रखना बिल्कुल आसान है, इलास्टिसिटी अपॉन इनर्शिया है, मॉड्यूलस ऊपर आ रहा है, डेंसिटी नीचे आ रही है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया से अगर दोनों को डिवाइड कर दें, झिला, आया समझ में? टेंशन अपॉन एरिया ही स्ट्रेस है, और स्ट्रेस अपॉन ये वाला, ये डेंसिटी, तो स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन बनाने के लिए पहले ही मैं ऐसे कर सकता हूं, एक रॉड है, ठीक है, ये 20 डिग्री सेल्सियस तक हमने ठंडी की, और इसका मतलब इसको मैंने हीट किया, मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, और रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और हमने बांध दिया, तो कुछ देर बाद रॉड ठंडी होगी, तो उसके अंदर एक खिंचाव आएगा, एक स्ट्रेस आएगा, कितना, y∝Δt आया। तो स्पीड अगर निकालें तो y∝Δt स्ट्रेस बाय डेंसिटी। आ गया समझ में? तो जो दिया है उससे आप अंदाज लगा लेना कि क्या लगाना है हमें। ठीक, डायमेंशनली भी हमेशा पता चल जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल कांस्टेंट कोई है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव या ट्रांसमिशन ऑफ एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इन मीडियम। तो जब हमारा मीडियम चेंज होता है, तो अगर ये μ1 से μ2 है, तो यहां स्पीड c1 c2 अगर ये ऐसा है, तो ऑब्वियसली टेंशन पूरे में सेम होगा, जो टेंशन यहां है वही टेंशन यहां। तो c1 = T/μ1, c2 = T/μ2। एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे, तो अगर हमने यहां से कोई वेव भेजी A0 एम्पलीट्यूड की, टकराने के बाद दो वेव बने, एक ट्रांसमिटेड एक रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड एक रिफ्लेक्टेड। तो y ट्रांसमिटेड, तो सॉरी, ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड कितना होगा, A0 इंटू C1 + C2 इंटू ऊपर क्या बनेगा, 2 आएगा कुछ, 2C2, और रिफ्लेक्टेड का बनेगा C1 + C2 झुकाते हूं, C1 - C2 या C2 - C1। ये वेरीफाई कैसे करो कि अगर ये हैवी एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, आवाज आ रही है उसमें, आ रही? चलो, ये रिजिड एंड से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का चेंज होता है। रिजिड एंड मतलब लेस स्पीड, और अगर लेस स्पीड है तो पाई का चेंज होगा। तो अगर C2 की वैल्यू कम है तो नेगेटिव आएगा, सही बात है। C2 की वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो जाता है। अब एम्पलीट्यूड तो हम नेगेटिव कहते नहीं,
इसका मतलब वो नेगेटिव हमें पाई में अंदर भेजना पड़ेगा, ठीक है। शोज चेंज इन फेज बाय पाई, ठीक। चलो अब बात हुई एनर्जी ट्रांसफर की, तो एनर्जी इंसिडेंट हाफ म्यू पावर इंसिडेंट लिखूं या एनर्जी इंसिडेंट? पावर लिखता हूं। इंसिडेंट पावर कितनी थी? हाफ म्यू C1 ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, यही है। पावर रिफ्लेक्टेड हाफ म्यू 1 C1 ओमेगा स्क्वायर ए रिफ्लेक्टेड स्क्वायर। इसे अगर मैं P नॉट कहूं तो ये P नॉट ए रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर, तो C2 माइनस C1 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। पावर ट्रांसमिट हाफ म्यू 2 C2 ओमेगा स्क्वायर ए ट्रांसमिटेड स्क्वायर, क्लियर। ए ट्रांसमिटेड इसकी वैल्यू छापें तो हाफ म्यू 2 C2 ओमेगा स्क्वायर और ए ट्रांसमिटेड है ए नॉट 2 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां से देखें, म्यू 1 स्क्वायर C1 इज इक्वल टू टी, म्यू 2 स्क्वायर C2 इक्वल टू टी। तो यहां मैं म्यू 2 C2 की वैल्यू म्यू 2 स्क्वायर C2 स्क्वायर या म्यू 2 C2 की वैल्यू अगर लिखूं, क्या स्क्वायर गलत जगह लगाया? अब सही जगह लगाया। तो म्यू 2 C2 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 1 C1 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो म्यू 2 C2 की वैल्यू म्यू 1 C1 बाय C2 लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं इसको P नॉट के टर्म में लिखना चाह रहा हूं। तो ये बनेगा 4 C2 स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर। एक C2 से C2 काट दूं, 4 C1 C2 बनेगा P नॉट 4 C1 C2 बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। और बात बिल्कुल सही आई, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्यों? क्योंकि इन दो को जोड़ने पे ये आ रहा है, इन दो को जोड़ने पे ये आ रहा है, मतलब एनर्जी कंजर्व है, होना भी चाहिए थी। पक्का बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये हमने कंजर्वेशन एनर्जी की बात की। एम्पलीट्यूड के लिए देखा तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब हम पावर की बात करेंगे तो इन दोनों में पावर का रेशो ही एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशो है, लेकिन इसमें पावर का रेशो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशो नहीं है, क्योंकि कुछ और फैक्टर भी आ रहे हैं। ठीक, पक्का समझ गए? मैं इंपॉर्टेंट चीज अब क्या दिखा रहा हूं कि अगर इस मीडियम पे कोई वेव गिरती, ये 20% रिफ्लेक्शन करता, तो ये आई नॉट है, तो ये हमारा बिल्कुल सही 0.2 आई नॉट हो जाएगा, ये 0.8 आई नॉट हो जाएगा, ये सही है। तो ये एम्पलीट्यूड अगर ए है तो ये 0.2 ए, लेकिन ये 0.8 ए नहीं, ये समझ गया ना, ये 0.8 ए नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी के स्क्वायर के बराबर है, लेकिन यहां नहीं। ठीक है, वैसे कितना आएगा इसका एम्पलीट्यूड? 1 माइनस 0.2 का रूट ए। इनडायरेक्टली एम्पलीट्यूड भी कंजर्व्ड है, लेकिन कैसे? अगर आप एम्पलीट्यूड में देखें तो ए नॉट प्लस ए रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ए ट्रांसमिटेड। सोचो,
इसमें ए नॉट जोड़ो, इसमें ए नॉट जोड़ो, ये आ जाएगा। तो ए नॉट और ए रिफ्लेक्टेड का सम ए ट्रांसमिटेड है। ये मैं कैसे सोचता हूं कि इस इंड के दाएं तरफ जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही इस इंड के बाएं तरफ है, और इसके बाएं तरफ दो वेव मौजूद है, एक जाने वाली एक आने वाली। यहां सिर्फ एक ही वेव मौजूद है, तो इन दोनों वेव का समेशन इसके बराबर होगा। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। मतलब इसके नेबरहुड में अगर ये बराबर नहीं हुए तो रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि एक तरफ हाइट कुछ और है, एक तरफ हाइट कुछ और है। ठीक है, माइनस, क्योंकि वो रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन हुआ तो वो ऑलरेडी नेगेटिव था। ये साइन के साथ है, तो अगर रियर एंड के साथ रिफ्लेक्शन होगा तो ये आर पॉजिटिव होगा, तो ट्रांसमिटेड वेव और बड़ी आएगी। रिजिड एंड के साथ रिफ्लेक्शन होगा, ये नेगेटिव होगा, ट्रांसवर्स वेव छोटी आएगी, ये ट्रांसमिट। तो मत समझो, ये मैंने बहुत पहले बताया था जब प्रूफ बताया था। चिल मारो। अब देखो, हम हर चीज समझने के लिए नहीं बैठे हैं यहां, हम इसके लिए बैठे हैं कि हमें हर चीज याद आ जाए। याद नहीं आई तो याद कर लो, ठीक है। ये तो मैं बताया मैं कैसे सोचता हूं कि किन दो का समेशन किन के बराबर। ठीक, हां। अब इसमें इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, बहुत स्पेशल केस मानते हैं, इसी को x = 0 ले लेते हैं। ये जो वेव इस तरफ इंसिडेंट है जो a0 से आ रही है, एक रिफ्लेक्टेड वेव है इस तरफ, एक ट्रांसमिटेड वेव है इस तरफ। अब अगर मैं x = 0 को ही ये मानो, तो इस पॉइंट पे मान लूं ओमेगा टी फेज 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट a0 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय c1, y ट्रांसमिटेड ए टी साइन ओमेगा टी एक्स बाय c2 माइनस y रिफ्लेक्टेड ए आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्स बाय c1। ये समझ में आया? फेज आप फाई लिख लोगे तो वो सब में भी रहेगा, अगर फाई यहां लिखते तो वही यहां रहता। तो ये हम इस तरीके से इक्वेशन लिखे हैं कि x = 0 पे फेज हमने 0 माना, t = 0 पे। अब जो वेव राइट गई उसमें नेगेटिव लगाया, जो वेव लेफ्ट गई अपोजिट जा रही है तो प्लस, इंसिडेंट और ये दोनों माइनस है, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूं, y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू y ट्रांसमिटेड ऑलवेज एट x = 0। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। x = 0 के लेफ्ट में जो डिस्टर्बेंस आएगा वो इन दो का समेशन आएगा, उसके राइट में जो डिस्टर्बेंस आएगा वो सिर्फ इसका आएगा, और ये हमेशा बराबर होंगे। कब? जब x = 0 छापेंगे। तो x = 0 इसमें और इसमें छापो, आ गया। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के एम्पलीट्यूड का समेशन ही ट्रांसमिटेड बन गया। तो इसी से कंक्लूजन मिला, a0 a रिफ्लेक्टेड a ट्रांसमिटेड, ये कंटिन्यूटी ऑफ रो एट x = 0। इसी में डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ रोप के लिए जब सॉल्व करेंगे, इनके डेरिवेटिव बराबर करेंगे, मतलब yi डैश y रिफ्लेक्टेड डैश y ट्रांसमिटेड डैश, तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी जिससे आंसर वो एम्पलीट्यूड वाले आए थे, ठीक है। क्योंकि y इंसिडेंट क्या बनेगा, a0 बाय c1, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ओमेगा बाय c1 रिफ्लेक्टेड ए आर ओमेगा बाय c1, y ट्रांसमिटेड ए टी ओमेगा बाय c2।
नहीं, ओमेगा डेरिवेटिव किया हमने, काय के रिस्पेक्ट में, स्लोप के रिस्पेक्ट में करना था ना। ओमेगा बाय C1 नेगेटिव सबके कट गया। दूसरी इंफॉर्मेशन ये आगे, C1 बाय C2 ए ट्रांसमिटेड। ये कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? स्लोप बराबर किए, ट्रांसमिटेड में ये C1 था, ये C2 था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, इक्वेशन सही है। ये दूसरी इक्वेशन ये आ जाती है। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एम्पलीट्यूड निकल आता है। तो हम चूंकि फॉर्मूला याद कर चुके हैं इसलिए हम दिमाग नहीं लगा रहे। चलो, तो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी आ गया समझ में। क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन 5, 7, 14, 50, क्वेश्चन 25 आगरा, 26 का बॉम्बे, 27 बॉम्बे, बताना है। 51 3 एंड करेक्शन 0.6 आ। फर्स्ट रेजोनेंस लैम्डा बाय 4 प्लस एप्सिलॉन, दूसरा 3 लैम्डा बाय 4 प्लस एप्सिलॉन। हाँ सॉरी, इस तरफ ये, ठीक। चलो, ये आ रहा है इसका आंसर कि नहीं आ रहा है? नहीं बन रहा है? मेरा तो बन रहा था, देखता। चलो, यहां लैम्डा होगा तो यहां 2 लैम्डा होगा, सही है। तो यहां बनेगा n, ये दोनों नोड n लैम्डा बाय 2, और वहां ये कितना है 20, वहां 2m या m लैम्डा 2 बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 30। डिवाइड कर दें तो 2n बाय 2m प्लस 1 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 20 बाय, ओके मैंने 30 लिख दिया था, हाँ शायद नहीं बनेगा। तो 4n बाय 2m प्लस 1, क्योंकि ये 2:1 है, 20 बाय 30। यहाँ 25 लिखना था मुझे या 35 कुछ, तो नहीं बना। और क्या, 5 बाय 30, ये नहीं बना। ठीक है, यहां कुछ और लिखता, जैसे 35 लिखता, तो ये बन जाता 5 बाय 35 1/7। तो पहला 1/7 बनता, 2/14 हट जाता, 3/21 ऐसे कुछ बनते। तो फंडामेंटल इससे निकल आता। ठीक है, n की वैल्यू 1 तो लैम्डा 1/2। तो मैं 35 करके आंसर दे रहा हूं। 35 होता तो n की वैल्यू कितनी आई 1, m की वैल्यू कितनी आई 3, तो n की वैल्यू 1, m की वैल्यू 3। अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 चाहिए, तो जब n की वैल्यू 1 ली तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर, n की वैल्यू 1 के लिए, और स्पीड कितनी है √t बाय म्यू। तो इस वाले में स्पीड √t बाय म्यू 0.1 इंटू 10 पे -3, 10 पे 3 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा f इज इक्वल टू c, तो फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा 10 पे 3 बाय 40 सेंटीमीटर 0.4, 2500। ये आता फंडामेंटल, और अगला जो आता वो 7500, 3 गुना। ठीक, चलो लास्ट कॉन्सेप्ट। अब लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, और लाउडनेस का फॉर्मूला क्या है, कितना 10
log I बाय बेस 10 और I नॉट की वैल्यू 10 पे माइनस इन डेसिबल, ठीक है। और लाउडनेस लॉगरिथमिक स्केल है, तो चेंज इन लाउडनेस ऑफ जैसे 30 डेसिबल, इसका मतलब है इंटेंसिटी I इनिशियल इंटू 10 पे 3। तो 30 डेसिबल मतलब 1000 गुना, 10 डेसिबल मतलब 10 गुना, 20 डेसिबल मतलब 100 गुना, ठीक है। तो ये डेसिबल में लीनियर है, तो इंटेंसिटी में एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। हाँ, दूसरा इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग जगह अलग अलग है। जैसे स्ट्रिंग वेव के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला हाफ dm बाई dt, तो म्यू भी, तो म्यू रो, ये समझ में आया, सॉरी सी रो, क्योंकि हाफ म्यू सी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या है, पावर, एरिया से डिवाइड करो, रो बन गया, तो हाफ रो सी। ये स्ट्रिंग वेव के लिए। साउंड वेव के लिए भी बिल्कुल यही फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, लेकिन जनरली प्रेशर के टर्म में निकालते हैं, तो डेल्टा पी स्क्वायर बाय 2 रो वी ये बनता है। और देखिए ये एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन ये वाला फॉर्मूला सिर्फ डेल्टा पी स्क्वायर, इसमें फ्रीक्वेंसी वाला टर्म नहीं आया, वो दरअसल डेल्टा पी के कैलकुलेशन में आ गया होगा। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड अगर गिवन है तो फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं है फॉर्मूले में। लाइट के लिए इंटेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी, तो ये भी एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे, इसमें भी फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं है, ठीक। तो लाइट में भी फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं है, साउंड में भी नहीं है, अगर हम प्रेशर वेव लिख रहे हैं। स्ट्रिंग वेव में फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर दोनों पर डिपेंड करेगा। और सबसे आखिरी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में पहला वेरिएशन ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा का वेरिएशन किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ सोर्स की स्पीड पे, और लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस माइनस वी एस बाय सी, ठीक है। तो लैम्डा इस तरह, और कहां कम कहां ज्यादा होगा ये कॉमन सेंस है, जिस तरफ जा रहा होगा उस तरफ वेव छोटी हो जाएगी, तो प्लस और माइनस अंडरस्टूड है। ऑब्जर्वर का कोई रोल नहीं, सिर्फ सोर्स का रोल है। या आप इसी को ऐसे सोच सकते हैं सी टी ऐसा होता, लेकिन इस तरफ सी टी माइनस वी एस टी, ठीक है, इस तरह लैम्डा, तो सी टी कॉमन ले लोगे वही बन जाएगा। और अगर विंड जा रही होगी तो यहां पे आएगा लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस वी एस बाय सी, लेकिन इस सी की वैल्यू सी प्लस, और यहां पे लैम्डा डबल डैश लैम्डा 1 प्लस वी एस बाय सी, वी एस बाय सी माइनस वी डब्ल्यू, ठीक। और अगर लिसनर होता कहीं, तो ये लिसनर है जो VO से आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती, तो ऑब्जर्वर ऊपर सोर्स नीचे, ऑब्जर्वर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है,
सोर्स घटाने की कोशिश कर रहे हैं ये, और सी डैश की वैल्यू सी प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी ओ सी प्लस वी डब्ल्यू माइनस वी एस एफ नॉट। याद आया? बस विंड का रोल सिंपली क्या है कि जो सी की वैल्यू लिखोगे वो उसमें आएगा, अदरवाइज फॉर्मूले एक से। ऑब्जर्वर ऊपर सोर्स नीचे, क्या नहीं, लैम्डा थोड़ी सुनते हैं, फ्रीक्वेंसी सुनते हैं। लैम्डा तो असली लेंथ है कि वहां पे लेंथ कितनी है, ठीक है? तो लैम्डा एक्चुअल लेंथ है, उस लेंथ को कवर अप करने में जो टाइम लगेगा वो एपरेंट टाइम है। तो लैम्डा डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, सॉरी सोर्स एंड मीडियम ओनली, ठीक? ये डिपेंड्स ऑन ऑल, डिपेंड्स ऑन सोर्स मीडियम ऑब्जर्वर ऑल। तो शायद याद रहेंगे, ये फॉर्मूला तो याद रहते ही है फ्रीक्वेंसी वाला, वेवलेंथ वाला बस इसमें याद रखिएगा, सिर्फ सोर्स और मीडियम की प्रॉपर्टी, ऑब्जर्वर का कोई रोल नहीं। तो फ्रैक्शन में वीएस अगर 0 कर दें तो आंसर ये लैम्डा बनना चाहिए, और किधर कम किधर ज्यादा वो तो कॉमन सेंस है, इधर जाओगे तो ये दब जाएगा, ये खुल जाएगा, तो प्लस माइनस भी समझ में आ जाएंगे। अब इसमें 2 स्पेशल केस थे। पहला स्पेशल केस कि लाइन ऑफ मोशन एंड वेलोसिटीज आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, या लाइन ऑफ इंपैक्ट या जो भी कहें। तो इसमें जैसे ऑब्जर्वर यहां है, ये इधर है, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, तो ऑब्वियसली ये अल्फा ये बीटा, तो लिख सकते हैं f डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ नॉट इंटू सी माइनस ऑब्जर्वर दूर जा रहा है v2 कॉस बीटा, सी प्लस v1 कॉस अल्फा माइनस, ठीक? तो इस डायरेक्शन में लेंगे। और दूसरा, इफ देयर इज सम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व, अगर बीच में कहीं रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व होता है तो जो भी रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट कर रहा है, द बाउंड्री विल बिहेव फर्स्ट एज ऑब्जर्वर देन एज सोर्स, ठीक? तो जैसे हमने ये कहा था कि ये इधर जा रहा है, ये दीवार अगर इधर आ रही है, v1 v2 f नॉट, तो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड, तो इसी में लिखते लैम्डा रिसीव्ड, क्या बनता, लैम्डा रिसीव्ड सिर्फ सोर्स की प्रॉपर्टी, तो क्या आता, लैम्डा नॉट 1 माइनस v1 बाय सी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड एफ नॉट, पहले ये रिसीव करेगा तो c प्लस v2 c माइनस v1, फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड सेम एज फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड, आ गया समझ में? ठीक है? अब इसी में लैम्डा रिफ्लेक्टेड, वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड, तो वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड, तो अगर ये रेस्ट पे होता, ध्यान दीजिए वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड कैसे मिलेगी, अगर ये रेस्ट पे होता तो वेवलेंथ कितनी भेजता,
तो इसकी फ्रीक्वेंसी ठीक है, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, हाँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्या, लैम्डा सी तो सी है, तो लैम्डा एफ इक्वल टू सी, तो सी बाय फ्रीक्वेंसी, सी बाय एफ नॉट सी प्लस वी टू बाय सी माइनस वी वन। हाँ क्या, लैम्डा रिसीव्ड, लैम्डा रिसीव्ड तो जो यहां पे लैम्डा है वो निकाला है। किसमें, तो वैसे तो यही तो यूज कर रहा हूं मैं। नहीं, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड कुछ और चीज है, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड जो इसने रिसीव की, लैम्डा रिसीव्ड कुछ और है। लैम्डा रिसीव्ड मतलब यहां डिस्टेंसेस कितने हैं, वो तो लैम्डा रिसीव्ड में तो यूज ही नहीं हुआ कहीं। लैम्डा रिसीव्ड में तो सोर्स की प्रॉपर्टी यूज होगी नहीं। अब जब लैम्डा इमिटेड आता तो ये आंसर आता अगर सोर्स रेस्ट पे होता, ये रेस्ट पे होता, लेकिन ये मूव कर रहा है तो 1 माइनस वी टू बाय सी, ये आंसर आता। ऐसे समझो, इसको नया एक स्पीकर मान लो, इस दीवाल को नया एक सोर्स मान लो जो किस फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट कर रहा है, जो इसको फ्रीक्वेंसी मिल रही है इस फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट कर रहा है। यहां सी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, तो अगर ये मूव नहीं करता तो दिस बाय सी बाय दिस, ये वेवलेंथ आता, लेकिन वेवलेंथ आएगा कितना, चूंकि ये मूव कर गया तो वेवलेंथ आएगा ये, ठीक है। और लास्ट, अगर यहां पे कोई ऑब्जर्वर होता और ये V3 से जा रहा होता तो इसकी फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो पहले ये रिसीव करता C प्लस वी टू बाय सी माइनस वी वन, फिर ये सोर्स होता तो C प्लस वी थ्री अपॉन सी माइनस वी टू, ये आंसर आता, ठीक है। और ये सेम टू सेम चीज रिफ्रैक्शन के लिए भी ट्रू है। मतलब अगर कोई मीडियम होता, यहां पे ये कोई स्पीकर होता, यहां पे लिसनर होता, ये V1 से ये V2 से ये फ्रीक्वेंसी F नॉट, तो अब इसमें हमें देखना था ये स्टेशनरी, तो पहले ये रिसीव करता, तो रिसीव करता वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती, F नॉट इंटू V2 C1 माइनस V1, लेकिन ये जो रिसीव करता वो कितनी होती, F नॉट की वैल्यू ये आती, अब इसमें मल्टीप्लाई होता, अब ये सोर्स ये ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है C2 अपॉन C2 माइनस V2, माइनस C तो बढ़ाएगा, ये आता है इसका। तो हमेशा क्या करना है, जो रिफ्लेक्टर या रिफ्रैक्टर है पहले वो रिसीव करेगा, जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा ठीक उसी फ्रीक्वेंसी का मूविंग सोर्स बन जाएगा, तो उसी फ्रीक्वेंसी का ये सोर्स बन गया। और अब ये सोर्स है, ये लिसनर है, सॉल्व कर लो, ठीक। किस में, इस वाले में, इस वाले में तो देखो लैम्डा रिसीव्ड की जगह बेहतर है, उस जगह पे लैम्डा क्या है, लैम्डा उस स्पेस की प्रॉपर्टी है, तो इस स्पेस में लैम्डा कितना है, तो ये है कितना होता, अगर ये मूव नहीं करता तो C बाय एफ नॉट होता है ना, लैम्डा एफ इक्वल टू सी, C 1 बाय एफ नॉट होता, लेकिन 1 माइनस V1 बाय C1, ठीक है। अब इसके लिए, तो इसके लिए कितना होता इस हिस्से में, तो ये V2 इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो C2 बाय एफ नॉट C1 माइनस V2 C1 माइनस V1, लेकिन इसमें 1 माइनस V2 बाय C2, ठीक है। एक ऐसा सोर्स है जो इस फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट कर रहा है, तो इसके लैम्डा नॉट की वैल्यू ये होती,
लेकिन चूंकि ये मूव कर रहा है तो 1 माइनस V2/C2, ठीक है। तो मात्र छोटी सी डीसीटी एक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और कुछ रिपीटेड है, उसी में इंटरनल रिपीटिशन है। तो ये जो डीसीटी मैंने दी है एक, और दूसरा काम और है GR4। GR4 इलास्टिसिटी वाली है, जो बीच की एक गुम हो गई थी। 20 क्वेश्चन होंगे, GR4 ही है। हाँ, ये मैं कल शाम को डिस्कस करूंगा, ये दोनों। क्या ऑनलाइन? शायद ऑनलाइन ही डिस्कस करूंगा। कल सुबह मेरी क्लास, कल कितनी तारीख है? 4 तारीख है ना। कल सुबह नहीं हो पाएगा, कल शाम को ही करूंगा मैं, ठीक है। कल शाम को ही करूंगा, कल शाम को करूंगा, वही 7 बजे करीबन। तो डीसीटी और GR4, ठीक है।